नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है 1990 के दशक की, जब बिहार के एक तेज तर्रार आईपीएस अफसर जो एसपी थे, उन्होंने गोलियां बिचवानी शुरू कर दी थी। आप भी सुनकर दंग हो रहे होंगे, तब मैं भी दंग हुआ था। लेकिन ये कहानी हम आपको क्यों सुनाने जा रहे हैं, यह समझिए। इधर के दिनों में आपने बिहार में बढ़ता अपराध देखा है। सरकार कहेगी कि हम आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि उनका डाटा कुछ और कहता है। खैर, इस बहस में हम नहीं पड़ते हैं। रुपेश हत्याकांड में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ और जो हत्याएं हो रही हैं उनमें बातें यह सामने आ रही हैं कि सुपारी किलर्स काम कर रहे हैं। पिछले दिनों बालेश्वर पाठक दानापुर कोर्ट के मुंशी की हत्या हुई फुलबारी इलाके में। उसमें भी जब हत्यारे पकड़े गए तो यह मालूम हुआ कि 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह मामले में भी यह बात सिर्फ कही जा रही है और इस बात के संकेत भी हैं कि उनकी हत्या जो है सुपारी किलर्स के माध्यम से कराई गई है। लेकिन ये सुपारी किलर्स कौन है? अभी आपने देखा कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर अजय कुमार नाम है मसौरी के, उनकी हत्या कर दी गई और हत्या के 7 दिनों के बाद उनकी लाश मिली। पुलिस चाहती तो पहले दिन ही कांड का उद्भेदन कर सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। तो देखिए, सुपारी किलर्स हर जगह सामने आ रहे हैं। अब ये सुपारी किलर्स क्यों बनते जा रहे हैं, इस पर सोचने की जरूरत है और इसे रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है। देखिए, जब भी हम क्राइम पर बात करते हैं तो हम प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और डिटेक्शन ऑफ क्राइम को अलग अलग रखते हैं। दुख इस बात का होता है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की दिशा में बहुत काम अब भी नहीं हो रहा है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इसलिए जरूरी है कि यदि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम मतलब अपराध रोकने के लिए आप ठोस उपाय करेंगे तो आपको डिटेक्शन ऑफ क्राइम की जरूरत कम होगी। लेकिन बिहार के जो हालात हैं, वहाँ पुलिस अपराध के बाद सक्रिय होती दिखती है। और ह्यूमन इंटेलिजेंस, देखिए, चाहे वैज्ञानिक तरीके जितने आ गए हों, ये वैज्ञानिक तरीके आपको अपराध के बाद काम आते हैं, क्योंकि बिहार में पद्धति इतनी नहीं है कि आप पहले से रीड कर लेते हैं, आप इतना सर्विलांस से हासिल कर लेते हैं। तो जितनी भी पद्धतियाँ आ गई, ह्यूमन इंटेलिजेंस चौपट हो गया है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को सीधे सीधे कहें तो मुखबिरों का सिस्टम। हालांकि बिहार पुलिस में भी एक एसएस फंड है जो मुखबिरों के लिए दिया जाता है। अपराध की वारदात न घटे, इसके लिए सूचनाओं के संग्रह के लिए दिया जाता है। इसका क्या होता है, इस पर कभी हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं रह गया है और पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि मैं पुलिस का रिपोर्टर नहीं रहा, मैं क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ। जब हम फील्ड रिपोर्टर भी थे तो मैं थानों का चक्कर नहीं लगाया करता था, पीओ पर जाया करता था, प्लेस ऑफ अक्रेंस पर, जिसे घटनास्थल कहते हैं। तो बिहार में अपराध की घटनाएं सुपारी किलर्स क्यों? देखिए, मुझे जो मोटे मोटे तौर पर यदि आपको समझाना हो तो हमें दिखता है, यदि हम दुनिया की पुलिसिंग देखते हैं या फिर और भी कहीं जहाँ बड़ी वारदात हुई है या जहाँ की पुलिस बहुत एक्टिव है, किसी भी बड़ी घटना के बाद या अपराध बढ़ने के साथ वहाँ की पुलिस सिस्टम में या वहाँ के जो अफसरान होते हैं उनके भीतर गुस्सा और समाधान दिखता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे लगातार काम कर रहे होते हैं, फिर भी अपराध की घटनाएं कैसे हो गई। खैर, हो गई तो हो गई, अब इसका समाधान कैसे निकलेगा, तो गुस्सा और समाधान। लेकिन बिहार में हमें कुर्सी और आराम दिखता है, गुस्सा और समाधान कहीं दिखता नहीं है। इसलिए अपराध की घटनाएं बढ़ जाती हैं, उद्भेदन नहीं हो पाता है। अब एसपी साहब, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि 1990 के दशक में एक एसपी साहब ने गोलियां बेचवानी शुरू कर दी थी और वो भी पुलिस के माध्यम से, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको, यदि हम दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेशन की बात करें किसी खास अपराधी के सफाई के लिए या किसी खास आतंकी के सफाई के लिए, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। यदि आपने नाम सुना होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको हम बता देते हैं कि यह ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर
ओसामा बिन लादेन के सफाई के लिए अमेरिका ने तैयार किया था। सूचना देने वालों के लिए कई सौ करोड़ डॉलर की घोषणा की गई थी, पुरस्कार की राशि की घोषणा हुई थी। अब अमेरिका था, अमेरिका से बड़ा इंटेलिजेंस CIA उसके पास है, सारे साइंटिफिक और टेक्निकल सर्विलांस उसके पास है। लेकिन आखिरकार यदि आप देखेंगे ओसामा बिन लादेन जब मारा गया तब भी ह्यूमन इंटेलिजेंस ही काम आया। हम ओसामा बिन लादेन की स्टोरी में भी आपको बहुत नहीं ले जाना चाहते हैं, बस 2-4 वाक्यों में ख़त्म कर देना चाहते हैं कि ओसामा बिन लादेन के बारे में आखिरी लीड जिसके कारण लादेन का सफाया हुआ वो CIA को एक कुरियर के माध्यम से मिला था, और वो कुरियर था अबू अहमद अल कुवैती, जिससे यह मालूम हो गया था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में एक सुरक्षित ठिकाने पर रह रहा है। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया, उसने फिर से ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लिया, क्योंकि उसे इस बात की जानकारी पुख्ता करनी थी कि जो ठिकाना बताया जा रहा है वहाँ ओसामा बिन लादेन है कि नहीं है। क्योंकि एबटाबाद के उस शहर में जिधर आर्मी की भी गतिविधियाँ थी और जो घर बताया गया था वो 16 फीट चहारदीवारी थी, और वहाँ से किसी का आना जाना नहीं के बराबर होता था, लोगों से आपस में घुलना मिलना बिल्कुल बहुत कम था। तो CIA ने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए, देखिए कैसे चीज़ों को कंफर्म किया जाता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ओसामा बिन लादेन की तरह कोई इतना बड़ा अभियान या जिहाद बिहार में छिड़ जाने की जरूरत है, लेकिन एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। अमेरिका ने कंफर्म करने के लिए कैसे क्या किया, और वह भी एक दूसरे देश में बिना उसकी जानकारी के। एक डॉक्टर शकील अफरीदी को अमेरिका ने तोड़ा, पाकिस्तानी थे, डॉक्टर थे, और डॉक्टर शकील अफरीदी को एक प्लान दिया गया कि वो एबटाबाद शहर में जहां ओसामा बिन लादेन का ठिकाना था वहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाए। अब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम क्यों? देखिए, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पास ओसामा बिन लादेन की बहन का DNA पहले से था। तो डॉक्टर शकील अफरीदी को कहा गया कि आप बगैर उस ठिकाने पर सबसे पहले गए, आप पूरे एबटाबाद शहर के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू कीजिए। तो डॉक्टर शकील अफरीदी जो अमेरिका के हाथों बिक चुके थे और जो स्पॉन्सर थे, उन्होंने एबटाबाद पाकिस्तान के शहर में सबसे निर्धन इलाके में, सबसे गरीब इलाके में शुरुआत करी वैक्सीनेशन की। और जब फिजा बनने लगी, और इसके साथ ही डॉक्टर शकील अहमद अफरीदी अकेले नहीं, उन्होंने निचले स्तर पर बगैर सरकार की जानकारी के दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों को अपने साथ जोड़ लिया, और धीरे 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 करते हुए वे वहां पहुंच गए जहां लादेन छुपा हुआ था। तो लादेन जहां छुपा हुआ था वहां डॉक्टर शकील अफरीदी ने वैक्सीनेशन, अब लोगों को समझ में नहीं आया, वहां वैक्सीनेशन हो गया। उस परिवार में जो जितनी उनकी बीवी थी, बच्चे थे और ओसामा था, तो वैक्सीनेशन से, इस बात से वैक्सीनेशन के माध्यम से DNA ले लिया गया। और जब DNA का मैच किया गया, क्योंकि लादेन की बहन का DNA पहले से था, तो ये मालूम हो गया कि यहाँ लादेन छुपा हुआ है। इसके बाद ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को आखिरी अंजाम दिया गया। तो देखिए, मैंने यह बात इसलिए कही कि मुझे आगे आपको समझाना है कि SP साहब ने गोलियां बेचवानी क्यों शुरू कर दी थी और क्यों गोलियां बेच रहे थे। देखिए, मैं भारत के अंदर की बात करता हूँ, भारत के भीतर की ही बात करता हूँ। मैं ऐसे कई एंटी क्रिमिनल हार्डकोर पुलिस अफसर से मिला हूँ। मेरी मुलाकात मुंबई के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और दया नायक के साथ भी हुई है। मैंने दोनों की जिंदगी देखी है, और ऐसे अफसर जो होते हैं जो एक्स्ट्रा लोड लेते हैं अपराधियों के खिलाफ लड़ने में। आपको पता है, जब वे घर से जाते हैं तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे, अपनी माँ को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट नहीं कहते हैं, वे गुड बाय कह के जाते हैं। क्यों गुड बाय कह के जाते हैं? क्यों गुड मॉर्निंग और गुड नाइट नहीं कहते हैं? गुड बाय इसलिए कहकर जाते हैं कि वे एक मिशन पर जा रहे होते हैं, पता नहीं लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, तो ये उनका हौसला होता है। अब असली मुद्दे पर आते हैं, सुपारी किलर और बिहार में SP साहब ने गोलियां बेचवानी क्यों शुरू कर दी। बात 1990 के दशक की है।
एक तेज तर्रार आईपीएस अफसर पटना में प्रस्थापित थे। पटना के अपराधियों का करीब करीब सफाया हो चुका था, लेकिन पटना आने वाले अपराधी थे। ये आईपीएस अफसर अभी भी हैं। अब कहाँ हैं, किस कैडर में, ये हम नहीं बताएंगे आपको, नाम खोलना ठीक नहीं है। कैश लूट की घटना घट जाती थी और बार बार यह खबर आ रही थी कि दूसरे जिले के अपराधी या पास पड़ोस के जिले में आपराधिक वारदात बढ़ रहे थे। तो इस आईपीएस अफसर को चिंता हुई कि जो सुपारी किलर हैं या जो गन पॉइंट पर कैश लूट कर रहे हैं, इनकी पहचान कैसे की जाए। तो मैंने अभी आपको बताया कि देखिए, जो एक्स्ट्रा लोड लेने वाले पुलिस अफसर होते हैं, एंटी क्रिमिनल अफसर होते हैं, शायद उन्हें थानों की पोस्टिंग नहीं मिलती है जहां कुछ कमाई उमाई हो। वे लगातार मिशन में लगे होते हैं और उन्हें अपराधियों के ठिकानों को ध्वस्त करने की छूट मिली होती है, आधिकारिक और अनाधिकारिक भी, मतलब ऑफिशियल और अनऑफिशियल भी। और वहां से कुछ मिल जाए तो बताने के बाद कुछ कर लेने की भी इजाजत मिल जाती है। तो पटना तो शांत करीब करीब हो गया था, लेकिन हाँ, कुछ वारदात और कुछ दूसरे जिले के अपराधी या आसपास के जिले में आपराधिक वारदात बढ़ रहे थे। तो पटना में एक अपराधी गिरोह के ठिकाने पर छापेमारी हुई और वहां से कुछ लाख रुपए बरामद हो गए। उस जमाने में 1990 के दशक की बात मैं कर रहा हूं। टास्क फोर्स के लोगों ने अपने कप्तान मतलब एसपी साहब को खबर दी कि इतने पैसे मिले। अब एसपी साहब का दिमाग घूम गया कि इतने पैसे तो इन्हें खर्च करने के लिए नहीं दिया जा सकता है। तो एसपी साहब को कहीं से इस बात की लीड मिली हुई थी कि कानपुर में एक गैंग है जो कारतूस बेचता है अपराधियों को, गोलियां। तो उन्होंने अपने टास्क फोर्स के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को कहा कि ऐसा है, तुम कानपुर चले जाओ और जो इतने लाख रुपए हैं इनसे 1000-2000 गोलियां खरीद लो। अब वो पुलिस वाला तो परेशान हो गया कि हमारा साहब हमसे क्या कह रहा है, ये एसपी साहब क्या कह रहे हैं, मेरी तो नौकरी चली जाएगी, हम तो फंस जाएंगे। लेकिन चूंकि अनुशासित था, एसपी साहब ने कहा कि आगे क्या करना है ये हम बाद में समझाएंगे। देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस को केवल आपको हम बताने के लिए पूरी स्टोरी बता रहे हैं। तो खैर, जो एसपी साहब ने लीड दिया था, उस लीड के आधार पर टास्क फोर्स का वह बंदा कानपुर गया और उसने 1500 या 2000 गोलियां खरीद ली। अब खरीद कर पटना आ गया। अब फिर से वह अपने साहब के सामने था। सवाल उठा कि इन गोलियों का करना क्या है। तो उनके कप्तान साहब ने कहा कि इन गोलियों को बेचना शुरू कर दो। अब उसकी तो और भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये क्या, हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे, हम गोली बेचेंगे, ये कैसे हो सकता है। लेकिन एसपी साहब के दिमाग में कुछ और भी चल रहा होगा। तो हुक्म था, इसलिए उस बंदे ने गोलियां बेचनी शुरू कर दी। अगम कुआं का एक ठिकाना तय किया गया। अब ऐसी बातें छुपती नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि मैं पुलिस का रिपोर्टर नहीं रहा, मैं क्राइम का रिपोर्टर रहा। कुछ ही दिनों के भीतर मुझे यह खबर मिल गई कि अगम कुआं में कोई पुलिस वाला जो है वह आपराधिक गिरोहों को गोलियां बेच रहा है, और वह भी डिफरेंट बोर का। यदि हम बोर की बात करते हैं तो 315 की गोलियां अलग होती हैं, .32 की गोलियां अलग होती हैं, .38 की गोलियां अलग होती हैं, कार्बाइन की गोलियां अलग होती हैं, AK-47 की गोलियां अलग होती हैं। तो बात बड़ी गंभीर थी, लेकिन यह बात पूछी कैसे जाए। आखिरकार हमने एक दिन पूछ दिया उनके कप्तान साहब से, क्या अब यही बचा, अब आप गोलियां बेचवा रहे हैं टास्क फोर्स के लोगों से। तो उन्होंने कहा, ज्ञानेश्वर ऐसा है, तुम भी शांति चाहते हो, हम भी शांति चाहते हैं, मैं एक बड़े मिशन में लगा हूं, 5-7 दिनों का वक्त मुझे और दे दो और इस मामले में खामोश रहो। हम लोग भी नए नए थे, बहुत कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन शांति तो हमें भी चाहिए, शांति आपको भी चाहिए। शांत जब शहर होगा तभी हम और आप रफ्तार पकड़ सकेंगे।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 5-7 दिन और मैं खामोश रह गया, किसी और को ये खबर नहीं थी। गोलियों के बिकने की रफ्तार और तेज हो गई, यहां वहां से लोग गोलियां लेने आने लगे। अब देखिए क्या होता है, अचानक एक रात को मालूम होता है कि पटना पुलिस के टास्क फोर्स ने पटना समेत हाजीपुर, जहानाबाद, आरा, बेगूसराय, जमुई, मुजफ्फरपुर में करीब 20 आपराधिक गिरोहों पर एक साथ दबिश दी है, बड़े आपराधिक गिरोहों पर, और उनके 50 से अधिक एक्टिव मेंबर्स गिरफ्तार किए गए हैं। कई दर्जन हथियार बरामद किए गए हैं। अब पूरा वाकया मुझे समझ में आ गया। तो वो एसपी साहब जिन्होंने मुझे कहा था कि 5-7 दिन खामोश रहो, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तब मोबाइल आया नहीं था। कहा देखे, मैंने क्या, मैंने पूछा कहा क्या? उन्होंने कहा कि देखिए मेरा मिशन दूसरा था। देखिए पुलिस हमेशा चोर सिपाही का खेल खेलती है। जब तक चोर सिपाही का खेल नहीं खेलेगी, अपराधी तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे आप लूडो में सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे चले आते हैं, लेकिन यदि आप कमिटेड हैं तो आखिर में आप सफलता हासिल कर लेते हैं। तो एसपी साहब ने कहा कि देखिए मैंने 1000, 1500 या 2000 जो गोलियां बिकवाई, उसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि मुझे यह ज्ञात करना था कि कौन कौन आपराधिक गिरोह जो है वह गोलियां खरीद रहा है। तो उनके सदस्य पटना में गोलियां बिक रही हैं, इस लालच में पटना आते गए। मैंने वहां उन्हें गिरफ्तार नहीं कराया, लेकिन मैं उनकी पहचान करता रहा। ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कितनी संख्या में इन्हें गोलियां चाहिए। जो हमारे बंदे हैं उनसे घुलते मिलते गए। हमने यह भी पता किया कि उन्हें किन किन बोर की गोलियां चाहिए। इससे यह ज्ञात हो गया कि आखिर इनके पास कौन कौन से हथियार हैं। इनके पास सिर्फ कट्टा है या इसके आगे रिवॉल्वर भी है, इसके आगे पिस्टल भी है, इसके आगे कार्बाइन भी है, क्योंकि हमारे लोग उनके ऑर्डर्स भी बुक कर रहे थे कि उन्हें कार्बाइन की गोलियां भी चाहिए, उन्हें पिस्टल की गोलियां भी चाहिए और उन्हें इस बोर की गोलियां भी चाहिए। तो इस तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन चला और एक साथ, तो देखिए ये चोर सिपाही का खेल होता है, तो एक साथ कई जिलों के अपराधी पकड़े गए। तो मेरा जो प्रश्न था और जो यह कहानी मैं आपको सुना रहा था कि जब तक आप अपराधियों के खिलाफ गुस्से के साथ समाधान के लिए चोर सिपाही का खेल नहीं खेलेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप गोलियां बेचवाना ही शुरू कर दीजिए, समय की मांग के हिसाब से, लेकिन आपराधिक ठिकानों पर टूट तो पड़िए, रास्ता कुछ भी निकले। कुर्सी और आराम को तो छोड़िए, नहीं तो सुपारी किलर्स बढ़ते जाएंगे और फिर उनकी संख्या इतनी होती जाएगी कि हत्या करने की कीमत भी कम होती जाएगी और आपके लिए चुनौती बढ़ती जाएगी। मेरे समझाने का आशय इतना ही था और आपने समझा कि अपराध रोकने के लिए क्या क्या करना होता है। ऐसी ही कोई कहानी आपको फिर किसी दिन हम सुनाएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।